हाय बच्चों, एक बार फिर स्वागत है। और हम अब बेटा लेके आए आपके लिए एक नई सीरीज जिसके अंदर हम 2025 एग्जामिनेशन के लिए करेंगे सिंपल पेपर्स को, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का, जो आपके पीवाईक्यू हैं लगातार आपके सीबीएसई ने अपलोड कर रखे अपने साइट्स के ऊपर। उनके 10-15 सेट्स दे रखे हैं, वो उसको हम करेंगे। दो सीरीज बेटा चलाने वाले, एक तो आपकी पीवाईक्यू की जो आपका पूरा पूरा 30-35 जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास वो, और दूसरी बेटा सीरीज चलेगी हमारे पास, वो होगी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की। एक पूरे ओवरऑल की और एक बड़ा चैप्टर वाइज पीवाई की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और बायो की, इस तरह से हम चलाने वाले। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का। आपका पूरा का पूरा जो लास्ट ईयर पेपर्स आ चुके हैं उनका पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहली चीज बेटा, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो उनको जाके। बेटा करना क्या आपको, सबसे पहले आपको जाकर सीबीएसई का साइट खोलना है। ये खोल लोगे बेटा, और इसको मेन वेबसाइट को बेटा क्लिक करोगे। ठीक है, और जब क्लिक कर लोगे तो बेटा आप जाओगे नीचे की साइड, इसको स्क्रॉल कर लेना आप नीचे फोन में अपने। और स्क्रॉल करने के बाद जब आपके पास आएगा यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन करके एक लिंक आएगा, इसको क्लिक करोगे। बड़ा यहाँ पे दो ऑप्शन भी है, दो तीन ऑप्शन है। पहला तो एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सेम पेपर्स भी है। तो हम अभी पीवाईक्यू कर रहे हैं, सेम पेपर को बाद में करेंगे। तो बड़ा ये हमने खोला पीवाईक्यू, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन पेपर फॉर अलग अलग एग्जाम्स के लिए। हम 14 वाला खोलते हैं। क्लास 12 सेलेक्ट कर लोगे, 10th वाले बच्चों के लिए 10th का है। बेटा यहाँ देखोगे आपके पास ये अलग अलग जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उन सबके आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं। हम फिजिक्स का खोलते हैं, पहले पी पे चलते हैं। तो फिजिक्स बेटा कहीं मिलेगा आपको नीचे की साइड, देखो ये फिजिक्स आ गया। ठीक बेटा, तो फिजिक्स को खोलोगे, फिजिक्स सामने देखो लिखाएगा डाउनलोड, इसको क्लिक कर लोगे। ठीक बेटा, इसको कर लोगे डाउनलोड। ठीक है, क्या करोगे, देखो ये डाउनलोड हो गया आपके पास। डाउनलोड करने में ध्यान रखना भाई, ये खुलेगी आपको जिप फाइल के अंदर। पहली चीज, मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लेना, फिर जाना डायरेक्टली वहां से मत खोलना, इसको जाना फाइल के अंदर। आपका जो फाइल मैनेजर होता है ना, वहां से खोलना। वहां जब इसको क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट करने का। क्या करने का, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसको क्लिक करोगे, फाइल खुल जाएगी। बेसिकली बेटा इस पीवाईक्यू के अंदर उस साल जितने भी सेट्स होते हैं ना 24 के अंदर जो आए थे एग्जाम के अंदर, आपके पास 10-12 जो सेट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्कूलों के अंदर, उन सब का कलेक्शन एक साथ। तो इसमें एक फाइल नहीं है, बहुत सारी फाइल है, इसलिए जिप के फॉर्म में आती है ये। तो खोलोगे तो खुल जाएगी। अगर वहां से भी ना खुले तो कुछ मत करना बेटा, आपके पास आप जाना नेट के ऊपर और सर्च कर लेना जिप टू पीडीएफ। सॉरी, गलत चीज खुल गई, एक सेकंड रुक जाओ, कहां से कट हो गए। हाँ, बेटा क्या करोगे, बोला इसको क्लिक करना पड़ेगा, जिप टू पीडीएफ खोलना। ठीक है आपके पास, ओके। इसको खोलोगे, पहली साइट आएगी उसमें इसको खोल लो, और यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेना आप, सिंपल सा। सिलेक्ट करने के बाद आपकी वो खुल जाएगी। देखो आपका ये फिजिक्स का आ गया, इसको क्लिक कर लो, ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद क्या करोगे, इसको अपलोड होने दो, और फिर इसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट। इसको 2 सेकंड लगेगा अपलोड होने में। अपलोड होने के बाद इसको क्लिक कर लेंगे जनरेट पीडीएफ, वो सारी की सारी जो सिर्फ थी ना पीडीएफ में आ जाएगी आपके पास। उसको डाउनलोड कर लो और वो सारी की सारी सेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखो ये आ गई जनरेट पीडीएफ। तो ये प्रोसेस करेगा कुछ सेकंड्स के अंदर, वो कर लोगे, और उसके बाद इजीली आपको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके क्या कर सकते हो आप, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, केमिस्ट्री का जिसके भी आपको चाहिए, इंग्लिश हो गया, जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीबीएसई ने प्रोवाइड कर रखा है, वहां जाकर आप डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो। और हम यहाँ पे कराएंगे, आपको सीरीज चालू कर रहे हैं। तो जितने भी आपके 15 या 10-12 जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी आपके लास्ट ईयर क्या है 14 वाले, और फिर सेम पेपर भी हैं, उसको भी क्या करेंगे, हम कवर अप करेंगे सीरीज के अंदर। बोला दो सीरीज चलाएंगे बेसिकली, एक तो आपका पीवाईक्यू का पूरे वो 15 चैप्टर का होता है, और दूसरा बेटा चलाने वाले किसका, वो चलाने वाले हैं हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर वाइज भी क्लियर होता चला जाए, और फिर आप डायरेक्टली भी करते चले जाओ। ठीक है, तो ये आप कर लोगे डाउनलोड। ठीक है, या तो साइट कर लेना, या दूसरी कोई साइट पे अगर इस पे नहीं हो रही तो दूसरी साइट पे जाना, वहां पे जाकर जिप से फाइल में कन्वर्ट करना, डाउनलोड करना, आपको फिल मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने खोला था आपके पास। ठीक बेटा, तो हमने एक डाउनलोड किया था, उसमें बहुत सारे थे बेटा, उसमें से एक सेट ये था 55,111 वाला। और ये बेटा आपका बेसिकली दिख रहा होगा, इलाज कर देते हैं आपके लिए। तो बेटा बस ये पेपर था आपका कितने का, आई थिंक 2014 का पेपर है। ठीक है बेटा, कितने का, 2014 का पेपर है, और ये कुछ 70 मार्क्स का आया हुआ था। और ये पूरा आपका दिख रहा होगा, वही आपके जो एग्जाम में देखते हो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पूरी की पूरी। और
एक और चीज बड़ा ध्यान रखना, आप जो बहुत सारी वैल्यूज आप देखते हो ना, ये बेसिकली इधर का क्वेश्चन नंबर 1 कितने के आपके पास 1 से 16 तक आपके 1 मार्क्स के हैं, एमसीक्यू बेसिकली आपके पास बड़ा, फिर 70 से 21 बेटा कितने 2 मार्क्स के हैं, सी वाले बेटा आपको कितने हैं आपका 3 मार्क्स के, डी वाले बेटा कितने हैं 4 मार्क्स के, और ई वाले कितने बेटा आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इन्होंने सेगमेंट कर रखे हैं आपके पास। तो टोटल 33 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, कितने इस साल भी आएंगे। और बेटा ये कुछ आपकी वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर जो आपको एक्चुअली में आपकी यूज होती है। सी की वैल्यू हो गई, एच की, ई की, म्यू नॉट, ई नॉट, कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बेटा सारी की सारी वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज आप याद रखो तब भी चलता है, बट कोशिश कीजिए याद रहे क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत आसानी जाती है फिर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर की a thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r, it is uniform। तो बेटा देखो हमने इसको थोड़ा सा अपने नोट पैड में कन्वर्ट कर लिया है कि क्वेश्चन को, ताकि देखने में क्या हो जाए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन हमने उठा के यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो बेटा ये प्रोसेस में आता है कैसे डाउनलोड करोगे और किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते करना, देखिए क्या है बेटा आपके पास, a thin plastic rod is bent into circular ring of radius r, it is uniformly charged with charge density lambda, the magnitude of the electric field at the center is। तो बड़ा बेसिकली क्या बोला है कि हमारे पास एक रॉड था, उस रॉड को यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, कैसे रखा है यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। तो बड़ा बेसिकली क्या था कि रॉड था आपके पास इस तरह से, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर्स। ठीक है, तो एक रॉड है, उस रॉड को बेसिकली तो ऐसे रॉड होगा, रॉड का मतलब होता है आपके पास, यहां समझ लेना, रॉड का मतलब ये है कि बहुत ही थिन होगा, लिखा भी है, मतलब थिकनेस तो नहीं है उसके पास। तो बेसिकली इसमें चार्जेस होने चाहिए इस तरह से, ऊपर नीचे दोनों साइड होंगे चार्जेस, ये आपका रॉड पे चार्जेस था। बड़ा ध्यान रखना क्या बोला गया, अब बोला क्या गया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने एक सर्कल के अंदर, कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने इसको सर्कल के अंदर, कर दिया सर्कल के अंदर कन्वर्ट। अब बोला गया है अब इस पूरे की वजह से इस सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो लंबी डेरिवेशन नहीं करनी है, लॉजिकल क्वेश्चन है बेसिकली। देखो ध्यान, अगर देखो आप ध्यान से कि अगर मान लो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लें हम चार्ज का, क्योंकि पता होगा आपको कि जो हम कूलम्ब लॉ लगाते हैं वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो बेटा मान लो अगर हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे डीक्यू लिया, और एक छोटा सा कितना लिया हमने डीक्यू यहाँ ले लिया, दो ले लो अपोजिट सेम साइज के। बेटा देखो ये डीक्यू प्लस है, ये भी डीक्यू क्या प्लस है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो क्या करते हैं उसको अज्यूम करते हैं हमेशा पॉजिटिव मान लो, लेट अज्यूम ये पॉजिटिव है। तो बेटा इस केस में इसका फोर्स बेटा कहाँ लगने वाला है, इसका फोर्स बेटा इधर लगने वाला है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगने वाली है इसकी, इधर वाली छोटी सी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, बेटा इसकी कहाँ लगेगी, जस्ट ऊपर लग रही होगी। समझ में आया, देखो दो टुकड़े लिए हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए, देखो ये इधर फील्ड देगा, बेटा ये इधर फील्ड देगा, दोनों टुकड़े का क्या है सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। तो सिमिलरली हर दूसरा पॉइंट आमने सामने वाला एक दूसरे के फील्ड को क्या कर रहा होगा बेटा कैंसल आउट कर देगा, क्या कर देगा कैंसल आउट कर देगा। तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली आपके पास जीरो रहेगी। तो इसका आंसर क्या था जीरो, क्या आंसर इसका जीरो। ठीक है बेटा, तो कोई लंबी सी डेरिवेशन आती है, अगर प्रूफ करने को आता तो हम लंबी सी डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने लॉजिकल तरीके से बता दिया कि इस तरह से इसकी फील्ड होगी। ठीक है, डायरेक्टली याद रखोगे जीरो, समझ में आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आया था एग्जाम में, बेटा वो था 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू। तो बड़ा बोला है कि 10 आपके पास क्या है कैपेसिटर्स हैं, लगाया कैसे गया है पैरेलल में, ठीक है, क्या लगाया गया पैरेलल में, और बैटरी लगा रखी है अपने कितनी 100 वोल्ट की। बेसिकली क्या हो गए, एक कैपेसिटर होगा, फिर दो होंगे, फिर तीन होंगे, फिर करते करते बहुत सारे बड़ा कैपेसिटर है जो क्या कर रखे हैं आपके पास लगे हुए कहाँ पे पैरेलल में। ठीक है ना, तो करते करते बेटा यहाँ पे आएंगे और आखिरी में एक बैटरी लगी हुई है, वो कितने की बेटा 100 वोल्ट की है, और बाकी सारे कैपेसिटर कितने के पास 1 माइक्रो फराड के हैं। बेटा ध्यान रखना
हमें बेसिकली निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। बड़ा एनर्जी का फॉर्मूला देखो अगर याद करोगे तो बड़ा वो होता है सिंपल सा हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। बेटा तीन फॉर्मूले होते हैं, कोई भी याद रख लो। एक होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, और बेटा या फिर हो सकता है हाफ Q इंटू V। ठीक है, ये बेटा तीन फॉर्मूले होते हैं। हम कौन सा यूज करें जो हमें इजिली अवेलेबल है। देखो हमें C और V की वैल्यू दे रखी है, तो कौन सा वाला यूज कर लेना, ये वाला हम यूज करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखो इस पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज कितना है 100, तो V की तो वैल्यू मिल गई 100। हमें पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, एनर्जी। तो पूरे सिस्टम का क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस। तो पूरे का निकालना पड़ेगा। अब जो आंसर आपके पास ध्यान होगा कि पैरेलल के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मूला लग के आता है कैपेसिटेंस के लिए, वो क्या होता है सिंपल सा, वो होता है ये वाला फॉर्मूला, सिंपल सा एडिशन। समझ में बेटा, तो ये फॉर्मूला आपका होता है कैपेसिटेंस के अंदर, जहाँ पे ऐड करते बेसिकली अगर पैरेलल में लगी हुई हो। तो बेटा देखो कितनी बार है, 10 बार तो है, तो बेसिकली क्या होगा 10 टाइम्स हो जाएगा 10F, 10 टाइम्स इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो मतलब -6 है। देखो 10 है ना, सब सेम ही तो है, 10 टाइम्स हो गया। तो ये तो एक सिंगल का हो गया, बड़ा ये क्या हो गया 10 टाइम्स हो गया। बड़ा ये आपका आंसर है कितना, 10 इंटू 10 की पावर -6। तो बड़ा ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज C। अब वैल्यू पुट कर दो बड़ा, तो हाफ C की जगह होगा 10 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। बड़ा V की जगह क्या आएगा आपके पास, V की जगह का आएगा बड़ा 100 का स्क्वायर। क्या आएगा 100 का स्क्वायर। कर लो सॉल्व, कितने में जाएगा आपके पास, 2 से करोगे तो 5 पे कट गया, क्या आएगा आपके पास 5। और देखो बड़ा 5 10 की पावर -6, बट 10 की पावर 2 ही तो है 100 हो, तो 10 की पावर बेसिकली क्या रह गया 4 हो गया। कितना हो गया आपके पास -2 बचेगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। तो बड़ा कौन सा आंसर हो गया आपके पास, डी ऑप्शन, 5 इंटू 10 की -2 जूल। ये पूरे सर्किट का 10 कैपेसिटर को मिलाकर इतनी एनर्जी उसमें क्या होगी, स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये बेसिक से तरीके से करना होता है इसको। चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला को पता होना चाहिए। पैरेलल प्लेट की बात होती है ज्यादातर, उसमें सिलेबस में पैरेलल प्लेट ही रह गया है, तो वही याद करना है आपको, उसका फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, वो याद रखना है, फिर डायरेक्टली याद रखना है, और फिर आपको उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, तो ये अगर पता हो डायरेक्टली फॉर्मूले डालने होते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज दिस। तो बस एक आपको सर्किट दे रखा है, कितना ए और बी है, दो बैटरी दे रखा है, दोनों बैटरी से लगी हुई पैरेलल में। तो बड़ा सिंपली कर लोगे, क्वेश्चन को यूज कर लोगे आप। याद है कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर बैटरीज इन पैरेलल कनेक्शन, और बैटरी इन पैरेलल कनेक्शन का जब पढ़ते थे पैरेलल के अंदर, उसके अंदर तो बड़ा पढ़ा गया था आपके पास कि सिंपली अगर बैटरी पैरेलल के अंदर हो तो उसका निकालते थे इक्विवेलेंट बैटरी कितनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि ए और बी के पीछे तो पूछा गया आपसे। तो वो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल जो बैटरी का है ना, वही निकालना है बेसिकली यहाँ पे इक्विवेलेंट बैटरीज। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, मैंने देखो कोई खास मुश्किल नहीं, ये बेसिकली बैटरी होगी उसका, ये इंटरनल बैटरी उसका इंटरनल। तो बड़ा डायरेक्टली जो फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आपको याद होगा कि E इक्विवेलेंट, बड़ा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, बड़ा उस कल से क्या था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये तो था आपका। देखो बिल्कुल सेम सर्किट ये तो है कि दो बैटरीज आपस में क्या लगी, पैरेलल लगी हुई है, और बगल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो बेसिकली किसको दिखा रहा है, इंटरनल को तो दिखा रहा है। तो बेटा देखो ध्यान से, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E अपॉन E1 अपॉन R1 अपॉन E2 अपॉन R2। तो बेटा इसको सॉल्व करने करके बेटा क्या करते हैं, बेसिकली हमें ये निकालना होता है E इक्विवेलेंट। क्या निकालना होता है आपके पास, हमें बेसिकली निकालना क्या होता है, वो निकालना होता है E इक्विवेलेंट को निकालना होता है। बेटा देखो इसको यूज करने से पहले आपको निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, बेसिकली R इक्विवेलेंट। तो बेटा ध्यान दो, बेटा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था, या डायरेक्टली बेटा कह सकते हो, बेसिकली हमें निकालना क्या होता है कि इन दोनों को मिलाकर नेट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। बेटा दिख रहा होगा सिंपल से पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो बेटा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, सिंपल सा 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। तो ये बेटा हो गया आपका सिंपल सा किसके बराबर, देखो 1/1 प्लस 1/0.5, ये तो रह गया 1/1 प्लस 1/0.5 है ये।
यही तो है। तो देखो बेटा क्या रहेगी आपके पास, ये तो बेटा देखो क्या रह गया 1, बेटा क्या हो गया 2, बेसिकली क्या रहेगा 3। तो बेटा देखो 1/r आया 3, तो बेटा r इक्वलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, वो रह जाएगा 1/3 रह गया। क्या रहेगा 1/3 रह गया। अब पुट कर दो बेटा वैल्यूज, तो इक्वलेंट को इक्वलेंट रहने दो, r इक्वलेंट नीचे बेटा क्या होगा 1/3। बेटा यहाँ पे क्या है E1 दैट इज 12/1, बेटा 6/0.5 हो गया। यही हुआ है ना, तो सॉल्व करते हैं आगे। देखो बेटा आपके पास क्या रहेगा, बेटा 12 की जगह 12 रह गया, और बेटा ये क्या रहेगा, ये भी 12 हो गया। बेटा कितना आ गया 24, कितना आ गया बेटा 24 आ गया। अब बेटा ध्यान दीजिए इक्वलेंट कितना है 24, ये जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, बेटा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो क्या रहेगा आंसर 8 वोल्ट। तो बेटा आंसर क्या है इसका, सिंपल सा 8 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा देखो आपसे बेसिकली ए और बी के पीछे पूछा गया था ना, तो बेसिकली इक्विवेलेंट को ही दिखाता है। तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि आपको दो पैरेलल बैटरीज का कॉम्बिनेशन बताओ आंसर, उन्होंने इस तरह का डायग्राम दे दिया और फिर पूछा। तो सेम क्वेश्चन कोई अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई मुश्किल काम नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था एक। ओके ठीक है, आगे देखिए बेटा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ में क्या बोला है, अ लूप कैरिंग, क्या लिखा है आपके पास, a loop carrying a current I clockwise in is placed in xy plane in a uniform magnetic field directed along z axis. The tendency of the loop will be move along x axis, shrink, move along y axis, expand। ठीक है, देखिए बेटा क्या पूछा है, बेटा बोला क्या गया है, बेसिकली आपको देखो ध्यान पड़ा, ये x एक्सिस मान लो ये y है, तो ये x मान लो ये y है। बेटा बोला गया है कि एक हमने लूप रखा हुआ है, ठीक है, अज्यूम कर लेना सर्कुलर लूप, बेटा क्या मानते हैं सर्कुलर लूप, ऐसा लूप रखा हुआ है। तो लूप कहाँ देखो कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, कहाँ रखा दिया हमने, एक्स वाई प्लेन के अंदर लूप को रख दिया। बेटा बोला क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड हो कहाँ पे, जेड डायरेक्शन में। तो देखो जेड बेटा कहाँ होगा, बोर्ड के बाहर आ रहा है, बेटा बोर्ड के कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो आपकी जो फील्ड है बेटा आपकी तरफ आ रही है, आपकी स्क्रीन से बाहर तरफ मान लो अज्यूम करके आ रही है, दैट इज जेड एक्सिस। अब जो ध्यान से बेटा करंट जो फ्लो कर रहा है कैसे फ्लो कर रहा है, बेटा वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज दिस वन। कहां फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब बेटा ध्यान दो, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सर्कुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, आपका राइट हैंड होता है ना, इसको यूज करते हैं। अब देखो बेटा फोल्ड कैसे करते हैं, देखो करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं कैसे फोल्ड करूँ हाथ को, ऐसे फोल्ड करूंगा, कर रहा हूँ ना ऐसे फोल्ड। तो जब ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो देखो बेटा थंब कहाँ जा रहा है, देखो थंब अंदर जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। जो फील्ड कहाँ है बेटा, बाहर है, थंब कहाँ है, अंदर है। यही हुआ ना, फील्ड बाहर, थंब कहाँ है, अंदर। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कहाँ जा रही है, अंदर। और जो एक्सटर्नल फील्ड बेटा वो कहाँ है, बाहर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों में होगा रिपल्शन। रिपल्शन हो गया तो मूव अलोंग एक्सिस पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, तो बेटा मूव अलोंग एक्सिस नॉट पॉसिबल, मूव अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मूव नॉट पॉसिबल। श्रिंक करेगा, देयर इज नो रीजन टू श्रिंक, एक्सपेंड नो। श्रिंक श्रिंक श्रिंक, देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा क्या निकालना है, बेसिकली पॉइंट्स ए और बी के बीच का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपके पास एक बैटरी, दो बैटरी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। बेसिकली इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं, बट आप सिंपल देखो, अगर आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जहां पे दो सेल होते हैं। तो बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है। ये आपकी बैटरी है, उसकी रेजिस्टेंस हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो उसका नेट ईएमएफ निकलता है बेटा, वही बेसिकली यहाँ दोनों के एंड पे तो निकालना है। तो बेसिकली निकालना है कि आपको नेट ईएमएफ निकालना है इस बैटरी का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला था वो डाल दो बेटा। याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा? वो था हमारे पास कि E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू बेटा आपके पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये बेसिक सा फॉर्मूला था हमारे पास, याद होगा अच्छे से। तो बेटा वैल्यू डाल दो। देखो पहली चीज ध्यान देखो, E1 हमें पता है कितना है 12, E2 कितना बेटा आपके पास 6 वोल्ट हो गया, R1 कितना हो गया 1, R2 कितना हो गया आपके पास 0.5 हो गया। हमें पहले निकालना पड़ेगा R इक्वलेंट। मतलब ध्यान होगा कि R इक्वलेंट का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस टाइम। तो बेटा वो है सिंपल सा रेसिप्रोकल ही तो होगा, क्योंकि पैरेलल है दोनों। रेजिस्टेंस सिंपल सा क्या पैरेलल ही तो है, फॉर्मूला भी है और डायरेक्टली भी कह सकते हो तो पैरेलल है ये। बेटा वैल्यू निकाल लो इनकी। बेटा कितना है पहला वाला? पहला वाला 1/1 है बेटा। दूसरा वाला कितना है 1/0.5 है बेटा। तो 1/0.5 बेटा कितना रह गया आपके पास? सिंपली देखो ये 1 रह गया बेटा, हो गया 2 बेटा, कितना रह गया 3। तो बेसिकली बेटा आपका R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल हो गया, तो बेटा हो जाएगा 1/3। तो बेटा ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। डाल दो वैल्यू सब बेटा। तो हमें निकालना है E इक्विवेलेंट। नीचे बेटा 1/3 है बेटा, यहाँ कितना है आपके पास 12/1 बेटा, कितना है आपके पास 6/0.5 बेटा। बेसिकली क्या रह गया 12 प्लस 12 डबल हो गया, क्योंकि डिवाइड करोगे बेटा उससे तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो बेटा देखो E इक्विवेलेंट बेसिकली आपको बेटा रह गया आपके पास कितना 12 24 इंटू 1/3 दैट इज 8 वोल्ट। तो बेटा ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया 8 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन बी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटा आपको घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, बट आपको बेसिकली जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन की बात करो, टॉपिक्स की बात करो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वो थोड़ा घुमा दिया जाता है कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पैरेलल प्लेट वाला है, बट अपना दिमाग लगाना है कि डायग्राम देखा देखा सा है, कौन सा पैरेलल वाला, तो वो यूज कर सकते हो। और भी तरीके किरचॉफ लगा दो, क्योंकि बेसिकली किरचॉफ से तो आया था, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके करने के, हमने एक चूज कर लिया इसको। ओके ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगले वाले में देखा जाए तो बेटा पूछा गया आपसे अ लूप कैरिंग अ करंट I clockwise is placed in XY plane in a uniform magnetic field directed along Z axis. The tendency of the loop will be। तो बेटा बोला क्या एक लूप है बेटा, क्या एक लूप समझो बेटा। फोर्थ का आंसर देखो बेटा, एक लूप है। पहले देखो बेटा ये एक्स एक्सिस बेटा मान लो ये क्या है Y, इस एक्स वाई के अंदर बेटा हमारा लूप रखा हुआ है, पहले सर्कुलर लूप बेसिकली। इस लूप के अंदर बेटा करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, मतलब करंट ऐसे 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 और बेटा ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है बेटा, बोला क्या देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है जेड एक्सिस के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है इस तरह से, ये यूं बाहर निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है। बेटा ध्यान दो, निकालना क्या है, चार ऑप्शन दे रखे कि कहां मूव करेगा आपका लूप। बेटा यूज करोगे ध्यान से, हमने पढ़ा हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर एक मूविंग चार्ज हो, दोनों के ऊपर ही जब भी वो प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें फोर्स लगती है, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, बेटा दिखाता है करंट को, या डायरेक्शन ऑफ चार्ज को, बेटा दिखाता है फोर्स को। ध्यान दो बेटा आपके पास, अगर बेटा देखो यहाँ पे अज्यूम करो, देखो इस वाले पॉइंट को देखो बेटा, दिख रहा है इस पॉइंट के ऊपर आपका करंट बेटा नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है करंट? नीचे जा रहा है। इस पॉइंट पे करंट कहां है? नीचे है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करोगे बेटा, ये फर्स्ट फिंगर दिखाया किसको? फील्ड को, थंब फोर्स को, मिडल फिंगर आपके करंट के डायरेक्शन को। तो बेटा करंट कहां जा रहा है? नीचे। उल्टा कर दिया मैंने, करंट का फील्ड बाहर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, फोर्स अंदर लग जाएगी, इससे नहीं गड़बड़ करने मैंने। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ओके 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 ओके, फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, क्लॉकवाइज है ना। तो ध्यान से, करंट कहां जा रहा है? नीचे। फील्ड कहां जा रही है? बाहर। फोर्स कहां लगी? मेरी तरफ लगी। कहां लगी बेटा? फोर्स इधर लगेगी। देखो फोर्स कहां लग गई? इधर की साइड लगी फोर्स। तो इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगी? यहाँ पे, यहाँ पे।
यहां पर करंट आपको ऐसा ज्यादा दिखाई देगा। देखो यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, यहाँ बेटा कैसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। बेटा देखो फिर से फील्ड, तो करंट बेटा इधर गया, फील्ड बाहर है, फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। बट से देखो यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो करंट कहाँ गया बेटा, ऊपर। फील्ड कहाँ है, बाहर, फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की साइड। बेटा देखो सेम यहाँ पे फील्ड कहाँ जा रही है, करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। बेटा करंट कहाँ गया, उधर गया। फील्ड कहाँ है, बाहर, फोर्स कहाँ लगी, ऊपर की साइड। तो देखो बेटा यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं हर एक पॉइंट पे वो सेंटर की तरफ लग रही है, लग रही है। तो क्या करेगा, ये श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा, क्योंकि आपकी फोर्सेस क्या हो रही है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। क्या करेगा, श्रिंक। क्लियर है। यही अगर बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो ये एक्सपैंड कर जाती। आया समझ में, आपने उसके अलग अलग हिस्से देखने हैं, अलग अलग हिस्सों लेने के बाद क्या करोगे आप, सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, डायरेक्शन पता चल जाएगा वो कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी। फोर्स क्या कर रही है, उसको कंप्रेस कर रही है, पास ला रही है। तो ये आपका क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, बड़ा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। A 10 centimeter long wire lies along y-axis. It carries a current of 1 ampere in positive y direction. ठीक बेटा, a magnetic field B is this exist in the region the force on the wire. देखो ध्यान से बेटा, अगर फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर में दे रखा है बी को, किसमें दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटी में दे रखा है बी को। वेक्टर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से बेटा, बेटा याद हो, अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे वेक्टर के अंदर, फॉर्मूला क्या है, आई बाहर बेटा था एल क्रॉस बी वेक्टर। बेटा क्या था आपके पास, एल क्रॉस बी वेक्टर, ये था बेटा पास। देखो ध्यान से बेटा, देखो आई की वैल्यू तो मैं गिवन है, कितना है, 1 एम्पियर। आई आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। बेटा वेक्टर कौन है यहाँ पे, देखो बेटा सुन लो, एल बेटा कितने, देखो ध्यान से, एल बेटा देखो बोला है कि एल आपका 10 सेंटीमीटर है। बेटा है किधर की साइड, वो वाई के अंदर, पॉजिटिव वाई की तरफ। तो अगर मैं एल को वेक्टर में लिखूं, बेटा क्या लिखूं मैं, एल को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो बेटा एल वेक्टर बेसिकली किसके बराबर है, बेटा वो है 10। बट क्योंकि सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट किस में कर लो, तो मीटर के अंदर। बेटा बेसिकली क्या है वो, 0.1 है, किधर की साइड वो, जे कैप के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखा, वाई एक्सिस तरफ है, मतलब वो 0.1 जे कैप है। तो बेटा यहां पे लीजिए क्या लिखोगे, 0.1 है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जे कैप है। ठीक है बेटा, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बी वेक्टर। बेटा बी कितना है, बेटा बी दिख रहा होगा साफ साफ आपको, बेटा बी वेक्टर है 5 मिली टेस्ला माइनस 8 मिली टेस्ला। डायरेक्शन ले लो बेटा, मिली ले लो तो काफी है, टेस्ला तो पता चल ही रहा है। बेटा तो 8 एम मिली है वो, मतलब आपके पास सिंपल क्या है, -3 है ये बेसिकली। डायरेक्शन क्या है, जी कैप, माइनस बेटा 8 इंटू 10 की पावर -3 है। डायरेक्शन क्या है इसकी, के कैप। ठीक है बेटा, वेक्टर में इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजियर है। ठीक है बेटा, तो ये एल वेक्टर आ गया। बेटा ये क्या हो गया आपको, सिंपल सा, ये आपका बी वेक्टर है। बेटा देखो ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस का रूल बेटा क्या होता है आपके पास, अगर सेम चीजों को मल्टीप्लाई करोगे आई को आई से तो 0 हो जाता है। तो बेटा देखो ध्यान से, ये तो बेटा 1 रहेगा, छोड़ दो इसको। बेटा ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, देखो जे कैप आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू जाएगी 0। तो बेटा पहली वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बेटा इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, इसके साथ, तो माइनस देखो जे कैप इंटू के कैप। बेटा क्या है, जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से। ध्यान रखो आपके पास अगर रूल याद होगा तो ऐसे यूज करते थे। बेटा ये आई, बेटा क्या था जे, बेटा ये क्या था आपका के, पढ़ा होगा बचपन में आपने कभी। आई को मल्टीप्लाई कर जे से बेटा क्या मिलता है, के मिलता है। जे को मल्टीप्लाई कर बेटा किससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे जे को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, के कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या मिलने वाला है, आई। क्या मिलने वाला है, आई। तो वेक्टर आई हो गया। बेटा वैल्यू क्या होगी, 0.1 इंटू 8, 0.8। तो 0.8 इंटू आई कैप। तो आंसर क्या रहेगा, सिंपल सा 0.8 इंटू आई कैप, दिस इज योर आंसर। ठीक है, -3 भी रहेगा बेटा, सॉरी एक सेकेंड। तो बेटा क्या आंसर था, 0.8 10 की पावर -3 होना चाहिए था इंटू जे कैप। तो बेटा ये रहेगा 0.8 10 की पावर -3 जे कैप। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला।
बी ऑप्शन 0.8 मिली न्यूटन आई कैप। क्यों न्यूटन, क्यों? क्योंकि आपका बेसिकली फोर्स निकाला है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने में क्योंकि वेक्टर में दे रखा है बस, और कंफ्यूजन है नहीं इसके अंदर। आप लॉजिकली भी बड़ा देख सकते हो, देखो ध्यान से। आपका करंट जा रहा है वाई एक्सिस के अंदर, है ना? बड़ा फील्ड कहाँ थी? फील्ड थी एक तो वाई में थी, और एक बेटा कहाँ पर है? एक बेटा के अंदर है। पता था बेटा देखो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल केस में फोर्स नहीं लगती, फील्ड को करंट के परपेंडिकुलर होना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, तो इसमें फोर्स लगेगी। ठीक है, ये माइनस में था इसीलिए वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या लिखा हुआ। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी ओम इज कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 0 to I एम्पियर, सॉरी I एम्पियर है। इफ द current through the galvanometer is 0.1% of IA, the resistance of ammeter is। तो बड़ा बेसिकली एग्जांपल आपके पास पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। बेसिकली क्या है बेटा? सिंपल सा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और एक होता है वोल्टमीटर। एक बड़ा क्वेश्चन कौन सा हो रहा है आपका? क्वेश्चन ये है एमीटर में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है बेटा, याद हुआ? अगर फॉर्मूला याद हो तब भी आप डेरिवेशन से बहुत इजीली बेटा कर सकते हो। देखो क्या होता है बेसिकली बेटा, ये आपका होता है बेसिकली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, बेटा इसके पैरल में क्या लगा देते हैं? शंट लगाते होंगे, याद है बेटा? ये शंट हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। इसका बेटा ये आपका जी हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। बेटा करंट यहाँ से कितना आता है? आई। बोला भी ना करंट कितना आ रहा है? आई आ रहा है। बाहर से बेटा करंट कितना आएगा? आई। बेटा जो करंट यहाँ से जाता है उसको बोलते हैं आई जी बोल देते हैं। जो बेटा नीचे से जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आई माइनस आई जी बोल देते हैं। बस खत्म। अब बेटा ध्यान दो, लॉजिकल क्या है? सिंपल सा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पैरेलल है। देखो ये और ये क्या होगा? पैरेलल हो गए। तो जो इसका वोल्टेज वही वोल्टेज बेटा किसका होगा? नीचे वाले का। तो बेटा देखो ऊपर वाले का वोल्टेज क्या हो गया? आई जी इंटू जी, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस। नीचे वाले क्या हो जाएगा इसके? आई माइनस आई जी इंटू एस। हमें निकालना क्या है? एस। एस को अलग कर लो, तो बेटा रहेगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये बेटा बेसिकली फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है बेसिकली आपको। अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, देखो वैल्यू डालते, तो बेटा देखो ध्यान से, जी को जी रहने देना है, हमें सिर्फ आईजी की वैल्यू डालनी। बेटा आईजी क्या बोला गया आपके पास? वो है 0.1% ऑफ आई। मतलब बेटा क्या हो गया? सिंपल से इसका इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपने। देखो क्या होगा, 0.1 अपॉन 100 कर दोगे इंटू आई कर दोगे, ये तो हुआ। जब भी बेटा आपको परसेंटेज निकालने को बोले 100 से डिवाइड कर दो इंटू आई कर दो, तो बेटा ये आपकी आईजी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? आईजी की वैल्यू। बेटा कितना हो गया ये? 0.001। 2 जीरो और बढ़ गए, क्या हो गया? 2 जीरो और बढ़ गए और बेटा आई आ गया। तो बेटा ये आईजी की वैल्यू हो गई। ठीक है, देखिए क्या करेंगे अब। तो बेटा देखो आईजी की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0.001। ठीक है, 0.001 आपकी आईजी की वैल्यू हो गई। बोला गया कि जी को जी रहने दीजिए, जी रहने देते हैं। आई को आई रहने, सॉरी एक मिस्टेक हो गया हमसे, भारी मिस्टेक। बेटा यहाँ पे आई भी है, बेटा यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई क्या आ गया? जी आ गया। और बेटा नीचे क्या रह गया? आई। अब बेटा आई जी की जगह फिर से बेटा 0.001 आई। ठीक बेटा, ये कुछ वैल्यूज रहेंगी, देखिए आगे क्या होगा। तो बेटा अब ऊपर की बात करें तो बेटा वो तो एज इट इज रहेगा 0.0001 आई इंटू जी। बेटा नीचे की बात करें माइनस कर लेते हैं, तो कितना दिख रहा है आपके पास? 0.999। बेटा कितना? 0.999 इंटू आई आएगा 0.999। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा क्या होगा, आई से आई कट गया, पॉइंट से पॉइंट्स काट दो, बेटा क्या बचेगा आपके पास वैल्यू? बेटा 1 अपॉन 3 पॉइंट कट गया, बेटा जी अपॉन क्या बचेगा? 999। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये आपका आंसर जो है कौन सा वाला? ए ऑप्शन हो गया, सिंपल सा, ये आपका ओम आएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तब भी डेरिवेशन कर सकते हो बेसिकली कि ये दोनों पैरेलल होते हैं, इसका वोल्टेज क्या सेम है, बस उससे वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। बेसिकली आपका कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर उसका डेरिवेशन हो गया, उसकी बेटा सेंसिटिविटीज हो जाती है, या फिर आपका कन्वर्जन है, ये सारे मिला के अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू अ
source of frequency omega is x. If the capacitance of the capacitor is doubled and the frequency of source is tripled, the reactance will become. Okay, the capacitance reactance of the capacitance is 6. ठीक है, तो बोला क्या, तो ध्यान से बेटा अगर याद होगा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो एक्स सी बेटा वो होता है 1/ओमेगा सी बेटा, ठीक है, ये होता है आपके पास, है ना बेटा। बोला क्या है कि इनिशियली आपका बेटा यही वैल्यू बेटा, इनिशियली क्या है आपके पास, यही आपकी वैल्यू है, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर मान लो, एक्स के बराबर। बोला है 1/ओमेगा सी बेटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर। देखो फाइनली क्या किया गया, आपने वैल्यूज को चेंज कर दी है, तो एक्स से डैश हो गया बेटा आपके पास। अब ये नई वैल्यू आएगी ना भैया, वो कितनी होगी, देखो ध्यान से बेटा। बोला कि आपके पास सी डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा 1/ओमेगा बेटा कितना, 3 ओमेगा हो गया बेटा। सी कितना हो गया, 2c हो गया, क्या हो गया 2c हो गया, क्योंकि डबल किया है, फ्रीक्वेंसी डबल तो ओमेगा भी डबल, ट्रिपल हो जाएगा बेसिकली आपके पास, ट्रिपल तो ट्रिपल बेटा कितना हो गया 1/6 ओमेगा सी हो गया, 1/6 ओमेगा सी। अब बेटा ध्यान दो 1/ओमेगा सी जो था ना आपके पास, वो है x के बराबर, तो बेटा क्या रह गया x/6 रह गया, तो बेटा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। जल्दी से बेटा ये मत कर देना कि 6 टाइम्स लिख दो, 6 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आगे आते हैं, इन द 4 रीजन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग, रीजन 1 Ex, E0, रीजन 2 बेटा देखो ध्यान से, बेटा पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन, फिर 4 ऑप्शन लिखते बेटा बस। तो बेटा ध्यान होगा डिस्प्लेसमेंट करंट की बेटा डेफिनेशन ये थी कि वो हिस्सा स्पेस का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही हो, टाइम के साथ चेंज हो रही हो, बेटा बोलते हैं ना ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका फॉर्मूले में टाइम आना चाहिए, सिंपल सा, टाइम पे चेंज होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले में टाइम होना चाहिए। पर ध्यान दो इस फॉर्मूले में कहीं टाइम है नहीं, यहाँ टाइम है नहीं, यहाँ है, देखो टाइम सिर्फ यहाँ पर है, ओमेगा टी दिख रहा है, तो टी वहां पर है, मतलब अगर टी को चेंज करूंगा तो मेरे ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो सिर्फ ये आपका आंसर हो। यहाँ पे बेटा क्या एग्जिस्ट करेगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगी रीजन 1 में, क्योंकि उसकी उस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम चेंज फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज, तो वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे आते बेटा, अगला क्या है, the transition of electron that gives rise to formation of second spectral line of Balmer series in the spectrum of hydrogen atom correspond to, तो बेटा बेसिकली आपका ये आ गया एटम चैप्टर का क्वेश्चन, कौन सा, बोर की थ्योरी के पेपर, बोर थ्योरी आ गया बेटा आपके पास। तो बेटा याद होगा लैमन होता है फिर बाल्मर होता है, बेटा याद है लैमन फिर बाल्मर, तो लैमन की बेटा थी 1 से स्टार्ट होती है, बेटा बाल्मर की स्टार्ट होती है 2 से, है ना। तो बेटा बाल्मर के लिए जो हम कहानी पढ़ते हैं, तो बाल्मर की बेटा कहानी ये थी कि बाल्मर साहब n की वैल्यू बेटा 2 होती है और n2 की बेटा वैल्यू क्या होती है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब बेटा बोला क्या है कि इसके अंदर भी कि हमें बताना है बाल्मर का सेकंड लाइन, पहला सेकंड मतलब देखो अगर 2 से निकल गया 3 पे दैट इज फर्स्ट लाइन, बट 2 से निकलेगा हमें 4 पे तो सेकंड लाइन, तो आंसर बेटा क्या हुआ n1 2 और फिर 4, तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा सिंपल सा 2 और 4 जिसमें दे रखा है आपको वही वाला, ठीक है। इनिशियल फाइनल आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, ओके। तो 2 और 4 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगला क्या है, G is doped with arsenic due to doping the structure of G light is distorted, the number of the conduction electron increases, the number of holes increases, the number of conduction electrons increases। ये 2 बार बेटा दे दिया इन्होंने, सॉरी डिक्रीज इंक्रीज, देखो बेटा जीई बेटा जर्मेनियम है, जर्मेनियम बेटा आता है ग्रुप 14 का पार्ट है, किसका ग्रुप 14 का पार्ट है। आर्सेनिक बेटा आता है आपके पास, आर्सेनिक, आर्सेनिक किसमें आता है, आर्सेनिक आता है ग्रुप 15 के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर। तो बेटा इसके लिए क्या हो गया कि आपका जर्मेनियम बेटा किसका पार्ट हो गया, ये होगा ग्रुप 14 का पार्ट बेटा, और आर्सेनिक बेटा हो गया आपके पास ग्रुप 15 का पार्ट। तो हमें पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 14 और 15 बेटा मिलकर क्या बनाते हैं,
बड़े बनाते हैं एन टाइप, बड़ा क्या बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी याद रखोगे तो बता सकते हो इसलिए। ठीक है, ओके ओके, देखिए आगे। Two beams A and B whose photon energies are 3.3 electron volt and 11.3 electron volt respectively illuminate a metallic surface having work function 2.3 electron volt successively. The ratio of maximum speed of electrons emitted due to beam A to that due to beam B. तो बेटा बोला क्या है, मेटल एक ही आपके पास दैट इज 2.3 वाला, उस पर दो लाइटें आ रही है बेटा, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, दो लाइटें आ रही है जिसमें एनर्जी दे रखी है हमारे पास, बोला है तो फिर ऑब्वियस आपको बताना चाहिए एनर्जी तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो अगर अलग अलग एनर्जी के अगर पार्टिकल्स आएंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो निकाल लेते हो, कैसे करोगे, तो बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो बड़ा देखो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी बड़ा फॉर्मूला अगर याद रखो अच्छे से तो, एक मिनट, तो बड़ा क्या था, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के। ये बेटा हमें पूछा यहाँ पे वेलोसिटीज का रेशियो, तो पहले काइनेटिक एनर्जी को अलग कर लो। तो बेटा देखो के ई क्या हो जाएगा, सिंपल सा बेटा वो हो जाता है E माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। बेटा के ई क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो E माइनस बेटा डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, यही हुआ ना बस। इन दोनों को बेटा अलग कर लो, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है ना बेटा, जिसका रेशियो निकालना होता है ना उसको अलग कर लिया करो, दैट इज वी स्क्वायर। तो रेशियो लेने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए कैसे करेंगे अब, तो बेटा देखो पहले पकड़ते हैं ए वाले को, पकड़ते बेटा ए वाले के लिए, तो पहले बेटा ए वाले के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, हाफ, देखो मास तो सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, बट वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। तो ए का स्क्वायर, बेटा देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट में दोनों के लिए सेम है क्योंकि मेटल तो सेम है, तो कोई चेंज नहीं है। बेटा नीचे ले लो रेशियो में किसको, बी वाले को, क्या होगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर ई बी माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है बस बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियोज लेने वाले हैं तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी कन्वर्ट करने की इसको जूल के अंदर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकालनी है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो मैं उसको, क्योंकि सबको इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसी में हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको जूल में, क्योंकि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो हमें एनर्जी को भी जूल में रखना पड़ेगा ऐसे यूनिट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। पर देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो ध्यान से कैसे डालोगे, पहले देखो हाफ एम तो हाफ एम कट गया, निपट गया। बेटा अब क्या रहेगा आपके पास, वी स्क्वायर रह गया नीचे ऊपर, बेटा नीचे क्या रह गया, वी स्क्वायर रह गया, है ना। अब देखो ये की वैल्यू पहले वाले का कितना है 3.3, बेटा डब्ल्यू नॉट कितना है 2.3, नीचे आते हैं बेटा, बेटा यहाँ पे कितना है, ये 11.3 है, ये फिर से 2.3 है, माइनस कर लेते हैं। बेटा देखो कितना बचेगा, सिंपल सा बेटा ये रह गया उसका सिंपल सा 1, बेटा नीचे वाला बचेगा आपके पास 11.3 माइनस 2.3 दैट इज आई सपोज 9, 2 9 to 11, ठीक है, तो बेटा 9 रह जाएगा, ये पर 9 रहेगा। ध्यान रखना ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक करने के बाद भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, हमें सिर्फ स्पीड का रेशियो पूछा गया तो रूट हटाना पड़ेगा हमें। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बेटा ये रहेगा वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू, बेटा रूट में जाएगा किसका, राइट वाला 1/9, तो बेटा इसके लिए क्या आंसर रहेगा 1/3। ठीक है, तो रूट करना भूलिएगा मत, क्योंकि रूट करना अगर भूलेंगे तो गए मार्क्स। ठीक है, तो रूट करना पड़ेगा आपको, बेटा आंसर क्या है सी। ठीक बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए
तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, 12th क्वेश्चन बेटा आपके पास 12th में दे रखा है द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अ मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ लैम्डा, इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम। बेटा तो क्वेश्चन बोला क्या है कि अगर दो चीजें दे रखे हैं आपके पास, क्या बेटा, एक है इलेक्ट्रॉन, बेटा एक क्या आपके पास प्रोटॉन है, अगर दोनों की ही वेवलेंथ सेम है, कौन सी, डी ब्रोगली वाली, अगर बेटा डी ब्रोगली वाली अगर बात करें तो इक्वेशन याद होगा बेटा, लैम्डा था h अपॉन p, और ये बहुत सारे फॉर्मूले थे, h अपॉन एम पी भी था, अलग अलग चीजें थी। बेटा ध्यान दो, बेसिकली हम इसको यूज करेंगे क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, लैम्डा दोनों के लिए सेम है। बेटा देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से लैम्डा h कांस्टेंट होता है, अगर लैम्डा सेम रहेगा, h सेम ही रहता है, तो p की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर किसी दो पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। कौन सा वाला, लीनियर मोमेंटम। बेटा डायरेक्टली क्या लिखोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक रखना है, क्योंकि बेटा अगर हम v देखने जाएंगे ना, v में देखो मास पे डिपेंड कर रहा है, दो वैल्यू हो गई, दो वेरिएबल्स हो गए, तो वहां पे डिफिकल्टी आएगी, सेम नहीं हो सकते, मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, बेटा क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आर असर्शन ए एंड रीजन आर टाइप क्वेश्चंस। पर देख लेते क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास इसमें। पहला देखो ऑप्शन दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला वही कि दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी। बेटा दूसरा क्या है आपके पास कि असर्शन क्या है बेटा आपका सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बेटा सी क्या है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी वाला। बेटा डी ऑप्शन क्या है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो, दोनों ही क्या है बेटा आपके पास फॉल्स है। ओके ठीक है, बेटा आते हैं अगले वाले पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, पहला तो देखो पहला क्वेश्चन है असर्शन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो बेटा बोला क्या, सिंपल सा कि काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड कर रही है, ये होता है नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर के अंदर। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके रेडिएशन के वेवलेंथ या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा आंसर क्या होगा, ये पहली चीज बेटा क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बेटा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक बेटा, तो देखो आपका पहले ऑप्शन है कि फॉल्स बेटा एक ही है, दैट इज डी ऑप्शन। अगर ए फॉल्स हो गया बेटा आपके पास, तो आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरे का आंसर हो गया डी आपके पास। ये सिंपल तरीका करते हैं। बट आगे देखिए 14th, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा हम एक दूसरे के ऊपर लपेट देंगे, एक का फ्लक्स दूसरे तक पूरी तरह से पहुंचेगा। अगर दूर दूर रखते तो फ्लक्स लीकेज का डर बना रहता है आपके पास, हमें फ्लक्स लीकेज को कम करना हो तो एक दूसरे पर लपेटेंगे तो अच्छा काम करेगा। तो बड़ा ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर बाउंड ऑन ईच अदर। बड़ा वही चीज बोला है यहाँ पे भी कि जो फ्लक्स लीकेज क्या हो, लिंकेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर दूसरे पर लपेटते हैं, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या रहेगा आपके पास, अच्छा खासा रहेगा। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगले पे आते बेटा, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स फ्रीली सस्पेंडेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी मूव अपार्ट। बेटा बोला है क्या कि अगर मान लो बेटा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर बोला, दो पैरेलल वायर्स हैं, फ्रीली सस्पेंडेड है, इनको बेटा सीरीज में कहा लगा दिया हमने, बैटरी के सीरीज में लगा दी। मतलब बेटा तो ध्यान से क्या बोला गया है, बोला गया है मान लो बेटा एक वायर ये है, एक वायर बेटा ये है, दोनों बेटा सीरीज में लगा दिए हमने। बेटा मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी। बेटा ध्यान रखना, ये वायर और ये वायर की बात हो रही पैरेलल वायर्स। बेटा ऑब्वियस बात है, ध्यान से करंट अगर यहाँ से जाएगा तो वापस घूम के आएगा, इधर से क्या इधर से आया, तो इसके बाद दो पैरेलल वायर्स में अगर सीरीज में लगे होंगे तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। तो बेटा ये एक एग्जांपल क्या होगा, दो पैरेलल वायर्स विद विद
अपोजिट करंट, तो बेटा याद होगा इसका डेरिवेशन करके करते हैं, तो डेरिवेशन बेटा निकल के आती है कि यहाँ पर रिपल्शन लगता है। बेटा क्या लगता है? रिपल्शन। तो अगर रिपल्शन लगे दोनों वायर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब स्टेटमेंट बेटा क्या है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी सही स्टेटमेंट है बेटा। टू वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भी। और इसको ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो बेटा आगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट वन देखते हैं। प्लेन इन कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो बेटा बोला प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। बेटा बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर हो जाए, बेटा क्या हो जाए? प्लेन मिरर हो जाए, तो प्लेन मिरर की जो आपकी इमेज होती है हमेशा नेगेटिव ही आती है, वो हमेशा इमेज पीछे ही बनती है। अगर पीछे इमेज बनती है मिरर के, तो बेटा वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज कभी भी आपका मिरर बनाकर नहीं देता। ओके, इमेज जो बनती है बेटा आपके पास किसमें? मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। जो आप शीशा देखते हो ना, शकल अपनी शकल देखते हो सब इसमें टूटकर, जिस शीशे के अंदर, वो प्लेन मिरर कहलाती है और उसके इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। तो बेटा बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है ये कि नहीं बना सकते। बेटा देखो बी ऑप्शन, और रीजन क्या दे रखा है? अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। बेटा बोला है कि अब दूसरा स्टेटमेंट, एक वर्चुअल इमेज से हम एक रियल इमेज नहीं बना सकते, बना सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं होता कि वर्चुअल इमेज से रियल इमेज नहीं बन सकती। अगर बेटा आपको याद हो, आपके लैब में एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है कन्वेक्स लेंस और साथ में बेटा क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। तो वहां देखते हो बेटा आपका मिरर को यूज करके, कन्वेक्स को यूज करके आप एक रियल इमेज बनाते हो, जहां पे देखो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ लगा होता है, ऐसे रखा होता है, और इमेज बेटा उल्टी बनती है। तो वहां पे कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर को यूज करते हैं। प्लेन मिरर अगर यूज करें तो ऑब्वियस बात है उसमें इमेज जो बन रही होगी वो हमेशा वर्चुअली बनेगी, बट उसको यूज करके वापस हम रियल इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट आपका रियल हो या फिर वर्चुअल हो, इमेज हम रियल बना सकते हैं उससे। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो गई? गलत हो गई। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आई सपोज ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए किसके? असर्शन रीजनिंग के। बेटा ध्यान रखना ये आपका फॉर्मेट एग्जाम का, जहां पर 16 मार्क्स आपके ये वाले होने वाले, जहाँ पे 12 तो प्रॉपर आपके एमसीक्यू होंगे, 4 आपके ये वाले असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो मार्क्स आने आसानी हो जाते। ठीक है, और ये बेटा तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर्स में थोड़ा कमांड रखना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स पढ़े होंगे, क्योंकि इनमें तुक्का मारना डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि आपको चैप्टर डिटेल में आने चाहिए, टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेपर को एक्चुअली डिफिकल्ट बनाता है, आसान नहीं बनाता। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन क्वेश्चंस की वजह से। बेटा बात है सेक्शन बी पे। बेटा सेक्शन बी में बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी होगी। मेनली आपको न्यूमेरिकल उम्मीद करोगे, 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन होगा। तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन क्या है? बेटा पहले क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड अप ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बोला है कि जितना रेजिस्टेंस आपका 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है ना, उसका डबल रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर के ऊपर होगा। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर की टेम्परेचर बढ़ाने से वायर्स की या कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। तो बेटा हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो भी देख लेते हैं। बेटा आगे दे रखा है, टेक 20 डिग्री सेल्सियस एज द रेफरेंस टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज दिस। तो बेटा आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो बेटा याद होगा कि हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, कि बड़ा फॉर्मूला था क्या? तो पहली चीज बेटा, हमें एक T1 दे रखा है बेटा, कितना है वो? 20 डिग्री सेल्सियस, और उस T1 पे हमें वैल्यू बेटा दे रखी है रेजिस्टेंस कितनी, मान लो बेटा R ले लेते। क्या ले लेते? अज्यूम कर लो R है। बेटा देखो T2 हमसे पूछा गया है और बोला कि R2 आपका ओरिजिनल वैल्यू का डबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आपका है। बेटा अल्फा दे रखा है आपके पास कितना? 4.0 10 की पावर -3 पर केल्विन। बेटा ध्यान रखना, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन को आपस में यूज कर सकते हो, उससे आंसर आपको करेक्ट आते हैं। वो माइनस का क्वेश्चन होता है, माइनस में आपका डिग्री और केल्विन का डिफरेंस बिल्कुल सेम आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। बड़ा फॉर्मूला क्या था? R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बेटा ये आपका फॉर्मूला था। हमें निकाला बेटा T2 है, वैल्यूज पुट कर देंगे बाकी वैल्यूज। तो देखो बेटा R2 की जगह डाल दूंगा मैं 2R। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा R। बेटा यहाँ पर है
1 अल्फा बटा 4 इंटू 10 की पावर क्या -3 है। बेटा T2 कितना है निकालना है, और T1 बटा में दे रखा है 20। बेटा ये वैल्यूज होगी सिंपल सी। तो देखो R से R कैंसल आउट हो गया, बेटा क्या रहेगा 2, ये रहेगा 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3, और बेटा यहाँ पे है T2 -20 डिग्री। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। देखो बेटा पहले इसको इधर ले जाओ, तो 2 में से जाकर बेटा 1 माइनस हो गया, क्या बचेगा 1, बेटा रह गया 4 इंटू 10 की पावर -3 T2 -20। अब बेटा देखो ये लाके इसको डिवाइड करने वाला है, तो बेटा देखिए क्या रह जाएगा सिंपल सा 1/4 इंटू 10 की पावर बेटा -3 है, इधर रहेगा T2 माइनस बेटा क्या है 20 है, यही कुछ है। बेटा 1 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो बेटा वैल्यू आती है 0.25, ठीक बेटा क्या आएगा 0.25 बेटा वैल्यू आ गई। पावर बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो गया, +3 हो गया, ये रहेगा T2 -20। बेटा देखो ये कितना रह गया 250, और बेटा ये रहेगा T2 -20, बेटा T2 रहेगा सिंपल सा आपके पास 270 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये आपका T2 निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल बेटा क्वेश्चन करने का तरीका है, होप समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आया समझ में? बहुत सिंपल बेटा फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 का बेस्ड बेटा फॉर्मूला है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी 2, 3, 4 क्वेश्चन बेटा आपके पास एग्जांपल में भी दे रखा है, एक्सरसाइज के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जो दिखाता है इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में आते हैं। एक ये हो गया, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज वाला क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। तो आप इन क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा फॉर्मूले याद रखने हैं, वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकल जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। डिफिकल्टी आती है जब आप सब पूछ ले किरचॉफ वाले क्वेश्चन, वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, बट बाकी इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बड़ा बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट of frequency 5 into 10 की पावर 14 hertz passes from air into a medium of refractiveness 1.5. Find the wavelength of the light in reflected and refracted at the interface of two media. बड़ा बेसिकली क्या बोला है कि एक लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, या मान लो उसका रिफ्रैक्ट हो गया, दो चीजें हो रही है। तो बोला है कि रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों ही कंडीशन में आपका जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वेवलेंथ कितनी होगी लाइट की। तो बेटा देखो कुछ चीज समझो। बेटा पहली चीज देखो ध्यान से, बेटा मान लो एक सरफेस है, बेटा क्या है एक सरफेस है आपके पास। बेटा मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, दैट इज बेटा इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट कहलाएगी, ये कहलाएगी इंसिडेंट लाइट। बेटा देखो कुछ पोर्शन मान लो बेटा ऐसा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया बेटा रिफ्लेक्ट हो गया। बेटा कुछ क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ते भी है स्टार्टिंग में, जब बड़ा स्टार्ट करते रे ऑप्टिक्स, कि जब भी लाइट किसी पड़ती है तो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्सॉर्ब भी होती है। बेटा देखो ध्यान से, इंसिडेंट लाइट जो बेटा निकल के आ रही है, बेटा ध्यान दो, एक चीज ध्यान रखना, लाइट के अंदर बेटा नेचर ये होता है, हम ये वे भी पढ़ते हैं इस चीज को, कि जो चीज बेटा पूरे टाइम लाइट के अंदर कांस्टेंट होती है बेटा, वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लाइट जा रही है तो फ्रीक्वेंसी पूरे टाइम सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं करती कभी भी। इवन जब हमारा लाइट प्रोड्यूस होती है ना, तो प्रोड्यूस करने के लिए या तो एटम को वाइब्रेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करना पड़ता है, मतलब पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो वहां पे पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, नॉर्मली सर्कल में घुमाते हैं उसको, तो सर्कल में घुमाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी चार्ज पार्टिकल की, उसकी फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, सेम होती है। तो फ्रीक्वेंसी पूरे टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेटा ये चीज आपको दिमाग में रखना है हमेशा, कि ये तो कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम। बेटा मतलब इसका ये हो जाता है आपके पास सिंपल सा, कि देखो बेटा बोला है कि जो लाइट चल के आ रही थी, मतलब इंसिडेंट, बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, बेटा वो है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो बेटा ध्यान रखना, यहां भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बेटा इसकी भी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो आपका इंसिडेंट हो, रिफ्रैक्टेड हो, रिफ्लेक्टेड हो, कुछ भी हो, एक चीज जो बेटा कॉमन रहेगी पूरे टाइम, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसमें कोई आपके पास चेंजेस नहीं आते। बेटा दूसरा देखो, देखो लाइट आ कहां से रही थी, एयर से।
तो नॉर्मली बेटा एयर मतलब हम वैक्यूम को एयर को हम वैक्यूम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो बेटा एयर के अंदर आपकी जो स्पीड होती है कितनी होती है, सी 3 × 10⁸ हो गया। अब जो बेटा लाइट जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो रह तो एयर में ही गई, एयर से आई और एयर में निकल गई, तो यहां भी बेटा स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, सेम ही रह जाएगी 3 × 10⁸। बेटा यहां देखिए रिफ्रैक्टेड वाले में, बेटा यहां देखो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं रहती, मीडियम के अंदर जाते ही वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो बेटा पहले निकालते हैं इसकी स्पीड कितनी होगी, रिफ्रैक्शन के बाद स्पीड कितनी होगी। तो ध्यान रखो बेटा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू, बेटा लाइट अगर बेटा मान लो 1 से 2 जा रही है, ठीक है बेटा, लाइट 1 से 2 जा रही है, किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जा रही है, तो बेटा बेसिकली इसको लिखते हैं क्या है, μ2/μ1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, μ2/μ1, और बेटा होता किसके बराबर है, v1/v2 के बराबर, स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड इन 2। अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिवनेस ऊपर और पहले वाले का नीचे, स्पीड ऊपर स्पीड नीचे ऊपर, पहले वाले दूसरे वाले का। बेटा ध्यान दो ये चीज आपके पास दे रखी है, बेटा μ2 क्या है, μ2 जहां पर लाइट गई है, बेटा लाइट गई कहां पर है, किसी मीडियम के अंदर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5 है, मतलब बेटा आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। बेटा लाइट आ कहां से रही है, वो आई है एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो बेटा 1 डाल दो यहाँ पे। बेटा v1, बेटा v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो बेटा वो कितना था 3 × 10⁸ है। बेटा हमें निकालना किसके लिए, v2 निकालना है, बेसिकली v निकालना है सेकंड मीडियम के लिए, v2 बेटा रहने देता हूं इसको मैं। तो बेटा देखो v2 इधर चला जाएगा, बेटा ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, बेटा कितने में कट गया, सिंपल बेटा कट गया 2 के ऊपर, तो बेटा आंसर आ गया 2 × 10⁸। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम के अंदर, बेटा वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बेटा वो स्पीड है आपके पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी ऐसी हो गई। अब देखो हमें निकालना नहीं था, मैं निकालना बेसिकली क्या था, मैंने समझाया अच्छे से ताकि वो बाकी क्वेश्चन में कर सको। पर हमें निकालना सिंपल सा है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के अंदर कितना आपका क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो बेटा इसका देख लेते पहले, देखो ध्यान से बेटा, तो बेटा हमें निकाल, देखो फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू, हमें निकालना है लेमडा, तो बेटा क्या हो जाएगा c/न्यू, बेटा c कितना है 3 × 10⁸ है, बेटा न्यू कितना है, न्यू बेटा आपके पास है 5 × 10⁻, कितना है बेटा आपके पास 40, डिवाइड कर दो बेटा दोनों को, देखो 3 को डिवाइड करो 5 से, बेटा वैल्यू आती है 0.6 के आसपास, और 10 की पावर कितनी रहेगी -6, तो बेटा सिंपली रहेगा 6, तो क्या आंसर आएगा 6 10⁻⁻7 मीटर। बेटा ये वेवलेंथ किसकी हो गई, आपके रिफ्लेक्शन की। अब बेटा निकालते हैं रिफ्रैक्शन का। बेटा देखो यहाँ पे स्पीड अलग होती है, थोड़ा लिखते हैं बेटा v इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू, लिखते हैं क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू की स्पीड अलग होती है यहाँ पे। बेटा अगेन लेमडा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बेटा v अपॉन न्यू हो जाएगा। देखो v कितना है 2 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, ठीक है बेटा, तो कितना बचेगा आपके पास 2/5 0.4, तो बेटा ये आ गया 0.4 10⁻⁻6, या सिंपली बेटा आपके पास 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो बेटा ये आपका वेवलेंथ आ गया। बेटा एक वेवलेंथ आपका ये आ गया, तो रिफ्रैक्शन के अंदर वेवलेंथ अलग है, सॉरी रिफ्लेक्शन में, और रिफ्रैक्शन में क्या है वेवलेंथ अलग है, याद रहेगा। तो आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, अगर ये बेसिक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो अगर इनको बेटा याद रख पाते हो तो बहुत इजीली इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, कहाँ चला गया बेटा, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, वो क्या है, An object is placed 30 cm in front of concave mirror of radius of curvature 40 cm. Find the position of the image formed and magnification of image. बेटा देखो ध्यान से, सिंपल सा यहाँ पे हमें मिरर बोला गया है, मिरर कैसे बेटा कंकेव है। बेटा पहले देखो ध्यान से, निकालना क्या हमने, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो पहली चीज हमें देख के रखी है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटा यहाँ बेसिकली आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, आपका बेसिकली आपको यू दे रखा है। बेटा यू कितना लेंगे -30, लेकिन याद रखेगा जब भी हम मिरर के आगे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बेटा बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होगा, ये आपका कंकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो बेटा यू कितना लेंगे -30, लेकिन याद रखेगा जब भी हम मिरर के आगे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बेटा बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होगा, ये आपका कंकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है।
क्योंकि मिरर के आगे रखा हुआ है, मिरर के आगे के डिस्टेंस को बड़ा नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन को भी फॉलो करना पड़ेगा अपने। बट देखो अगला दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसका रेडियस भी कहाँ पे होगा बेटा, इधर ही तो होगा, तो वो भी नेगेटिव वैल्यू होगी, और कितनी है -40। बट हमें रेडियस नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता फोकल लेंथ। बेटा वो क्या होता है, रेडियस का हाफ, तो बेटा 40/2 दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो बेटा आ गया हमारा फोकल लेंथ। क्यों निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि 1/f इज इक्वल टू बेटा 1/u प्लस 1/v। बेटा इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, आपने पढ़ा ही हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपको हो जाता है। सेम बेटा लेंस फॉर्मूला होता है, बट वहां पे u के आगे माइनस लगता है, मिरर में माइनस नहीं लगता। बेटा वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/-20, बेटा u कितना है 1/30, 1/v निकालना है हमने बेटा। देखो ये इधर जाएगा तो जाके प्लस हो गया, तो देखो 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू बेटा 1/v। क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। बेटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो। बेटा 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है आपके पास 60, बचपन में पढ़ा होगा आपने, एलसीएम निकालना आना चाहिए। ओके तो देखो 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो -3, और बेटा वहां पे क्या रहेगा 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा +2। बेटा ये सारा एलसीएम निकालना है, आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो बता देना, एलसीएम के अलग से बना देंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी भी आई हैव सीन कि 12th में आने के बाद भी एलसीएम में जैसी बेसिक चीजें भी कंफ्यूजन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं आती तो नहीं आती है, क्या कर सकते हैं। तो कमेंट वगैरह कर देना, अगर होगा तो एलसीएम के अलग से 10-15 मिनट की वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो बेटा देखो क्या रहेगा आपके पास -1/60, बेटा क्या रहेगा आपके पास 1/b, इसको उल्टा कर दो बेटा, तो b क्या रहेगा सिंपल सा -60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने देखो कन्वर्जन किया नहीं था यूनिट्स को, तो जो सेंटीमीटर से आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है बेटा। तो v कैसा आएगा, नेगेटिव ही आता है, रियल इमेज बन रही होगी बेसिकली, तो ये आपका कुछ कंडीशंस हो गई, ठीक है बेटा। बेटा एक और चीज निकालने को बोला है इन्होंने, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। बेटा क्या निकालने को बोला है, मैग्निफिकेशन, जगह मैंने छोड़ दी थी, सॉरी। बेटा देखो मैग्निफिकेशन में क्या था, मैग्निफिकेशन बेटा आपका होता है सिंपल सा, इसको बोला जाता है बेटा m इज इक्वल्स टू -v/u बोलते हैं बेटा। v कितना है आपके पास, देखो ध्यान से बेटा, -v/u, देखो v कितना है -60, बेटा u कितना है -30 था आई सपोज, है ना। पर देखो एक माइनस से तो कैंसिल हो गया आपस में, माइनस माइनस, बट एक माइनस बच जाएगा, तो बेटा कितना आंसर है -2 आ रहा है। तो बेटा आपका मैग्निफिकेशन जो निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे कितना निकल गया -2 निकल के चला आएगा, जो दिखा रहा है कि इमेज बड़ी बनेगी, और बट उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए कि माइनस का मतलब होता है हमेशा इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और अगर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही मतलब वो मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्निफिकेशन हो रहा है वहां। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा अगले में पूछा है, कंसीडर अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E एंड फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। बेटा बोला दो चीजें ले रहे हैं, न्यूट्रॉन और एक फोटोन, दोनों की एनर्जी बेटा क्या है, सेम। बेसिकली आपका जो न्यूट्रॉन होगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक वाली, और फोटोन के पास नॉर्मल एनर्जी होती है वो। Let lambda and lambda p be the de Broglie wavelengths of the neutron and wavelength of photons respectively. Obtain expression for lambda n upon lambda p। बेटा देखो ध्यान से, अगर बेटा बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या, लैम्डा n ले रहे बेटा आपके पास, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सा, h अपॉन, अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म बेटा लिखे तो √2m इंटू बेटा k बोलते हैं, k मतलब काइनेटिक एनर्जी। बेटा यहाँ पे k को बोला हुआ है e से डोनेट करने के लिए, तो s कर देते हैं उससे, तो h अपॉन 2m e। बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया आपके पास, ये हो गया आपके न्यूट्रॉन्स के लिए। बेटा दूसरा फॉर्मूला किसके लिए निकालना है हमें, प्रोटॉन्स के लिए, सॉरी फोटॉन्स के लिए बेटा। तो बेटा फोटॉन्स के लिए ध्यान रखो, फोटोन के लिए हमने पढ़ा हुआ है डबल नेचर के अंदर की हाँ, कि बेटा एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा होती है, ठीक है बेटा। तो लेमडा इधर चला गया बेटा, किसी बात नहीं, फोटॉन्स की, तो एच सी अपॉन क्या रह गया, ई रह गया, दिख रहा है, एच सी अपॉन बेटा क्या रहेगा, ई बचेगा, एच सी अपॉन ई आएगा आपके पास इस केस के अंदर। ओके बेटा ध्यान दो, दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल दो रेशियो बेटा, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा, लेमडा एन अपॉन लेमडा पी। बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास, लेमडा एन की बात करें तो एच अपॉन रूट में 2m इंटू ई है बेटा, यहाँ पे क्या है एच सी अपॉन क्या है बेटा आपके पास, ई है। और देखिए एच से एच कट गया,
ठीक है बेटा, बाकी देख लेते हैं। बेटा देखो ये रहेगा ना रूट में 2m इंटू ई है बेटा, और ये चला गया आपके पास ई अपॉन सी रह गया, ये रह गया ब्रैकेट में ले लेते हैं आपके पास। तो देखो इसको सिंपलीफाई करो बेटा, 1 अपॉन सी रह गया, और बेटा रूट में क्या रहेगा सिंपल सा आपके पास ई अपॉन 2m। तो बेटा ये आपका आंसर होगा, रेशियो ये निकल के चला आता है। ठीक है, ये देखो ई ये स्क्वायर था, मतलब रूट में नहीं था, तो एक रूट कैंसिल हो गया बेटा, रूट में चला गया, ऊपर वैल्यू बच जाएगी और नीचे 2m, और सी आपका बाहर गया गया। तो ये आपका रेशियो निकल गया किसका, लेमडा एन अपॉन लेमडा पी का। ठीक है बेटा, तो ये आपका कुछ आंसर आया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, अगले पे आते हैं। बेटा देखिए अगले वाले में क्या पूछा गया हमसे, बेटा अगले वाले में पूछा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर द मटेरियल गैलियम आर्सेनिक ऑन द ग्राफ, मार्क द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ऑब्टेड। तो बेटा देखो ध्यान से, गैलियम आर्सेनिक की बात हो रही है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, किसका, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का। बेटा चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं आपके कौन कौन से, सेमीकंडक्टर्स हो गए, पीएन जंक्शन हो गया, बेटा ये होता है। इसका ग्राफ बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनता है इसका। बेटा मान लो ये आपका बी है बेटा, क्या आपके पास आइए बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका ग्राफ होता है बेटा किसका, गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ ऐसा कुछ अजीब सा बनता है। बेटा ध्यान रखना, V अपन I का ग्राफ बन रहा था ना बेटा, V अपन I जो है ना बेसिकली किसको दिखाता है, रेजिस्टेंस को। बेटा साथ में ध्यान रखना, VI का ग्राफ है ना, तो V अपन I से बेटा डिवाइड करके आ रहा है R, तो देखो बेटा ये Y अपन X भी बन गया। तो बेटा बेसिकली R है क्या, ये R बेसिकली अगर ग्राफ के हिसाब से देखो तो बेटा ये स्लोप को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बेटा, स्लोप को, क्योंकि बेटा V इक्वल्स टू क्या रह गया, R इंटू आई। तो बेटा इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू बेटा mx से कंपेयर कर दोगे ग्राफ को, तो दिख रहा है साफ साफ, ये y एक्सिस हो गई बेटा, ये आपकी x एक्सिस हो गई बेटा, ये क्या हो गया आपका स्लोप हो गया। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इस ग्राफ में बेटा स्लोप को दिखाता है। बेटा आपसे पूछा गया है बताना कि रेजिस्टेंस नेगेटिव कहाँ पर है। तो बेटा लॉजिकल है, बेसिकली रेजिस्टेंस किसको दिखा रहा है, स्लोप को। बेटा पढ़ा हुआ है हमने बचपन से कि स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है ग्राफ नीचे जा रहा हो, तो जहां पे ग्राफ नीचे जा रहा हो स्लोप नेगेटिव कहलाता है। तो देखो ग्राफ बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या जा रहा है, नीचे जा रहे हैं, तो बेटा ये हिस्सा बेटा क्या कहलाएगा आपके पास, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो बेटा ये हिस्सा दिखा रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस को, बाकी बेटा ये वाला हिस्सा दिखाता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस को। बेटा एक और चीज पूछी गई है, ओम्स लॉ ओबे होना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में देखो ओम्स लॉ क्या हो रहा है आपके पास, ओबे हो रहा है, तो बेटा ये वाला रीजन दिखा दोगे, ये आपका आंसर इसका सेकंड का आंसर है। बेटा ये पहले का आंसर था, ये आपका सेकंड का आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ग्राफ, और ये आपको कुछ प्लॉट करके आप दिखा दे रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है बेटा, आए समझ में, देखिए आगे बेटा ठीक कितने रखते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, इतना ही बस बेटा इस लेक्चर में रखते हैं, सेकंड पार्ट आपको मिलते हैं, छोटा ही रखते लेक्चर को। बच्चे हुए जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ से 22 से लेकर 33 तक, ये हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। इतने क्वेश्चन बेटा आप रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ताकि आपको समझ में हुआ क्या इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस लेक्चर के अंदर हुआ क्या, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आप प्रैक्टिस कर लेना। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, भले बोला